देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ जी। कि जो समस्याएँ होती हैं, हुँ, वो आपको भाग्य से मिलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि समस्याओं को सॉल्व यदि आप करते हो, तो हुँ, आपके कीर्ति में वृद्धि होती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। जी। मैं उसी नज़रिए से समस्याओं को देखता हूँ। चीज़ों को देखी होगी कि हुँ, हम लोगों ने जो भी काम किया जिला प्रशासन ने, वो आतंक नहीं मचाया, भय नहीं बिल्कुल नहीं। मचाया। हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया। मैं हमेशा अभी भी इस मैं बात को आपको लेके कह रहा हूँ। टोकूँगी। आपने भय वहाँ नहीं मनाया, लेकिन जो मनमानी कर रहे थे ना, वो सहम गए। उसका भय उनको ज़रूर है, वो नहीं होना देखिए, चाहिए। वो उनको होना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को लेके कहा, शुरू से इस बात को लेके कहा जी, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, सबक लेने के लिए कर रहे हैं। यदि कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। बिल्कुल। यदि नहीं सुधार पाएँगे, तो फिर दंड के भागी बनेंगे। हो नहीं सकता। यदि देखिए आप अभिभावकों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उन लोगों के मन में ये विश्वास कायम करने में सफल होते हैं कि यदि वो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, उसके अगेंस्ट में कुछ गलतियाँ उनकी निकालते हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं, उनकी शिकायत भी यदि करते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। ये विश्वास यदि आप लोगों के बीच लेके आ पाते हैं, जी, तो मुझे लगता है कि एज़ ए कलेक्टर मुझे इससे ज़्यादा बड़ी सफलता कहीं नहीं मिलेगी। जी। कलेक्टर के पेज से भी एक लाइव प्रोग्राम हम आपके साथ में करें, जिसमें अभिभावक आपकी बातों को सुने, मैसेज करें और इसके साथ ही जो स्कूल प्रबंधन है, वो भी इस प्रोग्राम को देखे, एक बच्चा भी देखे, ताकि वो जो संदेश और वो कनेक्टिविटी है, वो कंटिन्यूटी में रहे। आप यदि ऐसा कोई फ़ेसबुक लाइव या इस टाइप का कोई लाइव प्रोग्राम यदि आप रखते हो, जी, जिसमें पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ वन टू वन डायरेक्ट बातचीत हो और उनकी समस्याओं को समझने में सहायता मिले, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास हो सकता है। मैं स्वागत करूँगा आपकी इस पहल का। जी, और टेंशन तो मुझे कभी नहीं रहा। जी। मैं ईमानदारी की बात करूँ, मुझे कभी टेंशन नहीं रहता। मैं हमेशा इस बात को जब भी काम आता है, जी। टेंशन वाला काम आता है, तो हमेशा मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ एक अवसर ईश्वर मुझे दे रहा है, हुँ, जिसमें मैं अपनी एक अच्छी इमेज बना सकता हूँ, कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ, जिसका डिलीवरी जो है मुझे संतोष देगी। तो वैसा टेंशन मुझे कभी नहीं रहता। चुनाव के दौरान भी नहीं रहता, अभी चुनाव के बाद भी नहीं रहेगा और इतने सालों से नौकरी करते आ रहे हैं, कभी नहीं रहा। आपने देखिए इश्यू तो आपने बिल्कुल सही पकड़े। 2 एक ऐसे इश्यू हैं जो शिक्षा का और स्वास्थ्य का। जी, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कोचिंग क्लासेस हैं। ये हो गया कि स्कूलों में हर स्कूल के बच्चे को कोचिंग क्लास में पढ़ना भी ज़रूरी हो गया। मतलब जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये दुर्भाग्य आप मानेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको फिर कोचिंग भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। फ़ीस देने वहाँ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने वहाँ जाते हैं। इसीलिए कोचिंग क्लासेस में बहुत भीड़ भी बढ़ रही है। कोई पोस्टिंग ऑर्डर निकला था, उसके आधा घंटे के अंदर मुझे इसमें मेंबर बना लिया गया हुँ, था। सामान्य तौर पे मेरी समझ ये थी कि किसी पत्रकार ने बनाया है, हुँ। किसी मीडिया ग्रुप ने मुझे इस पे डाला है और कल तक मैं यही समझ रहा था कि मीडिया का ही ग्रुप है। जे जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि सारा मेरा ही किया धरा है, तो मेरे को 1 घंटा भी नहीं लगा उसको ख़त्म करने में, क्योंकि मैं समझ गया कि वो औचित्यहीन है। हुँ, मेरे यहाँ पूरा पब्लिक रिलेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत योग्य अधिकारी नियुक्त हैं और उनका काम ये है कि पत्रकारों के साथ सामंजस्य बनाएँ, मीडिया के साथ सामंजस्य बनाएँ, जनता के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। ये वाला जो ग्रुप बना था, ये कोविड की स्थिति को देखते हुए बना था। ये आज की तारीख में औचित्यहीन था। 3-4 महीने भी इसलिए चला क्योंकि मेरी अज्ञानतावश चला। मुझे आइडिया नहीं था कि ये हमारे तो जितने हॉस्पिटल हमारे जबलपुर शहर में कुछ ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं और दूसरी बात ये है कि उसमें अग्नि का जो प्रोटेक्शन का था, उस पर अभी कितना काम हुआ है और आपके द्वारा अभी क्या प्रोसेस चल रही है? क्योंकि देखिए, अभी जो आप कह रही हैं, मैंने आज सुबह ही उसको रिव्यू किया है। जी, तो जो हॉस्पिटल्स में जो फायर ऑडिट है, हुँ, इवन दैट मैंने स्कूलों को भी उसके साथ जोड़ा है, क्योंकि दोनों ही जगह ऐसी है कि जहाँ पर यदि किसी तरह कोई समस्या होती है, तो फिर बहुत बड़ा यदि एक भी कैजुअल्टी होती है, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने अभी सभी अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि एजेंसियों को हम चूज़ करें। एजेंसियों को चूज़ करने के बाद हम ना केवल स्कूलों का, बल्कि उनका हम पहले से निदान करके रख लें। अग्निकांड एक ऐसा है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यदि सावधान रहें। और मुझे लगता है प्रशासन तो है ही सतर्क, हम जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उसको भी सतर्क करेंगे और सतर्क केवल उनको कहने से नहीं करेंगे। उन पे विश्वास भी करेंगे और उनको वेरीफ़ाई भी करेंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में हम ये फायर ऑडिट वाला काम जो है, इसको हाथ में लेके कंप्लीट कर लेंगे। और हम तो चाहेंगे कि हम ऐसे हॉस्पिटल्स की स्टोरी आप तक लाएँ। सपने बेचे जा रहे हैं, जी, है ना? खरीदने वालों की तादाद लगी हुई है। हर व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य के प्रति आशान्वित होना चाहता है। उसको लगता है यदि कोचिंग में जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेगा, 2 घंटे स्कूल में पढ़ लेगा तो शायद अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, आईआईटीएंस हो जाएगा। तो ये जो दुकानें खुल गई हैं और जो सपने बेच रही हैं, इन पे अंकुश तो लगना चाहिए, पर ये अंकुश लगाने का काम केवल अकेले कलेक्टर का नहीं है। ये बहुत कुछ सामाजिक चेतना से हो सकता है और बहुत कुछ सरकार की गाइडलाइन से भी हो सकता है। मुझे लगता है दोनों स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। मेरी जितनी सीमाएँ हैं एज़ ए कलेक्टर, मैं ज़रूर इस बात को देखूँगा कि कहाँ मैं
हस्तक्षेप कर सकता हूँ, किस हद तक कर सकता हूँ। सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है जीवन में वही सफल होता है। और कुछ ऐसे ही है जबलपुर शहर के वर्तमान कलेक्टर दीपक सक्सेना, जिनका जन्म गुना में सक्सेना परिवार में हुआ। पिता श्री महावीर प्रसाद सक्सेना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत थे और माता श्रीमती गंगा देवी सक्सेना। हम आपको बता दें कि जब दीपक जी 5वीं कक्षा में थे, उसके बाद उनके पिताजी महावीर प्रसाद सक्सेना जी का ट्रांसफर हो गया और वे सभी उज्जैन आ गए। एक भरा पूरा परिवार जिसमें भाई बहन का प्यार और माता पिता का दुलार हो तो क्या ही कहना। और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। MSc मैथ्स में किया और पढ़ने में दीपक जी बचपन से काफी माहिर रहे हैं। उनका सपना था कि मैथ्स पढ़ने के बाद वो इंजीनियर बने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था उनके लिए। MSc कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बैंक में जॉब शुरू की और जब लोग उनसे मिलते थे और बातचीत करते थे तो बस उन्हें यही कहते थे कि किस्मत का दरवाजा कहीं और तुम्हारा इंतजार कर रही है, आप बैंक की नौकरी के लिए नहीं बने हैं। बस फिर क्या था, लोगों का जो कहना कई बार होता है आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर लेकर आता है, और दीपक जी को परिवर्तन अति प्रिय है और उन्होंने प्रशासनिक सेवा की ओर अपना कदम रखा। उसके बाद पलटकर कभी नहीं देखा। हम आपको बता दें कि PSC की पहली ही अटेम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया था। फिर उसके बाद उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने तन मन से पूरी पढ़ाई की और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में, और जीवन की शुरुआत अब सरकारी नौकरी के साथ शुरू हुई। कहने को तो ये नौकरी थी, लेकिन इसे माना जाता है प्रशासनिक सेवा, और इस अंतर को उन्होंने गांठ बांध ली क्योंकि बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ सपने थे और गुना उज्जैन से अब बाहर निकलकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लोगों से मिलना था, उनकी समस्याओं का निराकरण करना था। और जीवन का ये सफर प्रशासनिक सेवा में खंडवा से शुरू हुआ और अब जबलपुर आ पहुंचा है। दीपक जी कई शहरों में रहे, चाहे नरसिंहपुर की बात कर लें या भोपाल की बात कर लें, और कई पदों पर रहे। मतलब ये कि कई विभागों की कमान उन्होंने संभाली, और अक्सर ऐसे विभागों में जब अनियंत्रित व्यवस्था रहती थी तो उसे नियंत्रित करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला दीपक सक्सेना जी में आता है। और यही कारण है कि जब वो जबलपुर में आए तो एक नया विवाद खड़ा था। उस विवाद को भी उन्होंने किसान भाइयों के साथ मिलकर हल कर लिया। और आपको पता है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी बाहर बड़े बड़े फैसले कर लेता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, तो उसके पीछे उसके परिवार का एक अपनापन होता है और सहयोग होता है। क्योंकि घर में प्यारी सी माँ और हर कदम पर साथ देने वाली जीवन संगनी के साथ बच्चों का और परिजनों का उन्हें भरपूर सहयोग और प्रेम मिलता है। दीपक जी का कहना है कि जो रिश्तों की माला है वो प्रेम और विश्वास से बनी हुई है, इसलिए दफ्तर के सारे कामों को वो बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। चाहे कार्य छोटे हों या बड़े, उनकी वस्तु स्थिति को भांप कर वो अपने टीम के साथ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे बात स्कूल के मामले से ही जुड़ा क्यों ना हो। पहली बार स्कूल के लिए जो उन्होंने सख्त निर्णय लिया वो अपने आप में काबिले तारीफ था, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को देखा जो अपना भविष्य बनाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और उसके बाद वहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये पढ़ाई अगर उनके माता पिता पर बोझ बनती है तो सीधी सी बात है इसका असर बच्चों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि उन्हें ये लगता है कि हर बच्चे के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, और इसलिए चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट स्कूल प्रबंधन हो, किसी भी स्कूल की मनमानी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका साफ कहना है। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और इसीलिए पहली बार जबलपुर शहर में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ, जहां रियायती दरों में पुस्तकें मिली, और उनका ये भी कहना है कि अगले साल ये 10 से 15 दिन का पुस्तक मेला होगा, जिसमें अभिभावक आएंगे, बच्चे आएंगे और साथ में मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज अभिभावक बड़े खुश हैं और वो
मुखर होकर अपनी शिकायतें करते हैं। हाल ही में मंगलवार को उन्होंने खुली सुनवाई रखी थी जिसमें स्कूलों की अनेक ब्रांचों के प्रबंधक आए हुए थे और साथ ही वहां पर जम के क्लास भी ली गई। तो कहीं न कहीं इन बातों को भी समझाया गया कि आपका स्कूल और प्रबंधन आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों के साथ कोई भी कोताही आप न बरतें। पर एक बात बड़ी क्लियर है कि जिन भी स्कूलों ने फीस वृद्धि की है उन्होंने सूचना नहीं दी है और उन्होंने 10% से ज़्यादा फीस वृद्धि की है तो जिला समिति की उन्होंने अनुमति भी नहीं दी। सभी तरह से जांच करेंगे, पुख्ता करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं, बल्कि इवन जो हम खुली सुनवाई कर रहे हैं उसमें भी आप देखिए कि लोग पूरी दमदारी के साथ अपनी बात रख रहे हैं और इसको सही बातों में कहें तो उससे प्रशासन को काफ़ी मदद मिल रही है कि भाई पेरेंट्स किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो जो पेरेंट्स यदि शिकायत करेंगे उनके बच्चों के साथ किसी तरह का मिसबिहेव, उनके बच्चों को किसी तरह से परेशान स्कूल प्रबंधन नहीं कर सकता। इसकी हम पुख्ता तैयारी करके रखेंगे। सभी चीजों को समय मैनेजमेंट करके दीपक जी आगे बढ़ते हैं, चाहे उनके सुबह का मॉर्निंग वॉक हो या बच्चों से मिलना हो या फिर लोकसभा 2024 का चुनाव हो जिसमें मतदान करना हो। स्वयं भी वे जागरूक रहे और उन्होंने पूरे जबलपुर वासियों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। और अभी क्योंकि मतगणना नहीं हुई है, मतपेटियां रखी हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, इसलिए प्रत्येक दिन वो जाकर वहां पर निरीक्षण भी करते हैं। दीपक जी एक सफल आईएएस अधिकारी के साथ साथ परिवार की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात आज रेवा टीवी आपके सामने लेकर आई है कि दीपक जी जहां एक कुशल आईएएस हैं, बेहतर इंसान हैं, अपने घर की जिम्मेदारी तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन अपनी कला के लिए भी वो समय निकाल ही लेते हैं। अब आप कहेंगे कि दीपक जी में ऐसी कौन सी कला है, तो उसे रेवा टीवी ने बहुत ही ध्यान से और अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से खोजा है। दरअसल दीपक जी एक बहुत क्रिएटिव इंसान है और फोटोग्राफी में उनको बहुत रुचि है और सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं बल्कि उसके डिफरेंट टाइप्स में काफी रुचि है। मतलब ये कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो या वो कहीं टूरिस्ट प्लेस पर गए हो, वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस की फोटोग्राफी हो, एनवायरनमेंट की फोटोग्राफी हो या फिर पब्लिक की हो, सभी में जब उनका कैमरा चलता है तो उनकी कैमरे की निगाह और उनकी सोच ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया निर्माण होगा। और रेवा टीवी हमेशा से ये प्रयास करती है कि हम छुपी हुई प्रतिभा को सामने लेकर आए। तो हमने भी दीपक जी के इस हुनर को पहचाना और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ दीपक जी ही नहीं, उनके दोनों बच्चे भी काफी क्रिएटिव हैं जो कि राइटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनकी रुचि राइटिंग में थी। तो आइए हम सभी एक झलक देखते हैं हमारे जबलपुर शहर के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी की क्रिएटिविटी की और साथ ही आनंद उठाइए उनकी फोटोग्राफी की और फिर मिलते हैं उनसे और जानते हैं जबलपुर शहर के बारे में उनका क्या नजरिया है और साथ ही साथ वो आगे हमारे शहर के लिए क्या क्या सौगात देने वाले हैं। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और बहुत दिनों के इंतजार के बाद हमारी मुलाकात जो है वो हमारे जबलपुर शहर के मुखिया से हो रही है, कलेक्टर दीपक सक्सेना जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। व्यस्तताओं के बाद आपका समय मैंने जो है ले ही लिया और कहीं ना कहीं इसको मैं कहूँगी कि माँ रेवा का आशीर्वाद है। और जैसे ही आपकी जबलपुर में एंट्री होती है इट मीन्स कि आपको प्रभार मिलता है। एक बड़ा विवाद था जो कि किसान भाइयों से जुड़ा हुआ था। तो कहते हैं ना कि जब आप कहीं ट्रांसफ़र होके जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो बड़ा स्मूथ सा माहौल रहता है। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डाल दी गई थी कि भैया उसको आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद पत्रकार भाई पूछते हैं कि सर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ जी। कि जो समस्याएं होती हैं वो आपको भाग्य से मिलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि समस्याओं को सॉल्व यदि आप करते हो तो आपके कीर्ति में वृद्धि होती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। जी। मैं उसी नज़रिए से समस्याओं को देखता हूँ। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि फीस वृद्धि वाला मामला आया और बहुत सारे कलेक्टर आए गए, बहुत सारे लोगों ने शिकायतें भी की होंगी
और यकीनन सबके पास में आया भी होगा। रूल्स कहते हैं ना कि बनते हैं, बड़ा नियम भी रखना पड़ता है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, रामायण की बात चलती है, तो क्या कहते हैं कि भय बिनु होत न प्रीत। जब तक आप डिसिप्लिन ऐसा नहीं बनाएँगे कि आपको थोड़ा-सा टाइट भी होना पड़ेगा, तब तक पब्लिक जो होती है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात आपकी सही है, पर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम लोगों ने जो भी काम किया जिला प्रशासन ने, वो आतंक नहीं मचाया, भय नहीं बिल्कुल नहीं। मचाया। हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया। मैं हमेशा अभी भी इस मैं बात को आपको लेके कह रहा हूँ। टोकूँगी, आपने भय वहाँ नहीं मनाया, लेकिन जो मनमानी कर रहे थे ना, वो सहम गए। उसका भय उनको ज़रूर है, वो नहीं, होना देखिए, चाहिए। वो उनको होना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को लेके कहा, शुरू से इस बात को लेके कहा जी, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, सबक लेने के लिए कर रहे हैं। यदि कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। बिल्कुल। यदि नहीं सुधार पाएँगे, तो फिर दंड के भागी बनेंगे। तो जो ये वाली जो पॉलिसी है, जिसको कहा जाता है कि पहले आप लोगों को सीखने के लिए मौका दो, मैंने उसी पैटर्न पे चला है जी, कि यदि लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, उनको सुधारते हैं, वो सबके हित में है। गलतियाँ लोगों से होती हैं, गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए, उसी नीति पे मैं इस पे चला हूँ। और अभी जितनी लिस्ट बनी थी पहले, तो अगर मैं बात करूँ, 18 स्कूल थे, अब 10 स्कूल हो गए हैं, क्योंकि आपकी जो जाँच प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है। और 2 स्कूलों का आपने कहा है कि ओपन जनसुनवाई होगी, उसमें आपने अभिभावकों को भी आमंत्रित किया है। तो हम चाहते हैं कि रेवा टीवी आपके साथ एक कार्यक्रम शुरू करे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल हैं, जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, किस प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, इस पे हम हर हफ़्ते एक कार्यक्रम बनाएँ। और उसमें आपका हमको परमिशन रहे कि हम बच्चों से जाकर मिलें, अभिभावकों से मिलें, और साथ ही साथ जो रियलिटी एडवर्टाइज़मेंट में ये स्कूल दिखाते हैं, उसको हम धरती पर सच होता देखें। और अगर वहाँ खामियाँ पाई जाती हैं, तो आपका ये सहयोग रहे कि उन पर बुलाकर इससे जाँच की इससे जाए। बेहतर कुछ हो नहीं सकता। यदि देखिए, आप अभिभावकों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उन लोगों के मन में ये विश्वास कायम करने में सफल होते हैं कि यदि वो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, उसके अगेंस्ट में कुछ गलतियाँ उनकी निकालते हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं, उनकी शिकायत भी यदि करते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। ये विश्वास यदि आप लोगों के बीच लेके आ पाते हैं, जी, तो मुझे लगता हूँ कि एज़ ए कलेक्टर मुझे इससे ज़्यादा बड़ी सफलता कहीं नहीं मिलेगी। जी, अभी पुस्तक मेले में भी जब मैं गया और मैंने जब वहाँ बच्चों को देखा, उनके अभिभावकों को देखा और उन्होंने जिस तरीके से मुखर होकर शिकायतें करी वहाँ, तो मैंने हमेशा उनको एक बात कही, पुस्तक मेले में आपको किताब मिली, नहीं मिली बात अलग है। आपको कमीशन मिला, नहीं मिला एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ आके मुखर होके शिकायत कर रहे हो, ये इस मेले की सबसे बड़ी सफलता है। जी। क्योंकि आप यदि गलत को गलत कहना सीख लोगे, तो गलत कभी न कभी सही होने भी लग जाएगा। तो वो यदि आप एक ऐसा मंच लेके आते हो जिस पे पेरेंट्स और बच्चे कोई शिकायत करते हैं स्कूलों की, उन शिकायतों पे भी कार्रवाइयाँ होती हैं, उन कार्रवाइयों से स्कूलों को भी सुधरने का मौका मिलता है, उनको भी सबक लेने का मौका मिलता है और प्रशासन को भी एक नज़रिया मिलता है काम करने का। तो इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म कुछ हो नहीं सकता। और मैं चाहती हूँ कि कलेक्टर के पेज से भी एक लाइव प्रोग्राम हम आपके साथ में करें, जिसमें अभिभावक आपकी बातों को सुने, मैसेज करें, और इसके साथ ही जो स्कूल प्रबंधन है वो भी इस प्रोग्राम को देखे, एक बच्चा भी देखे, ताकि वो जो संदेश और वो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यूटी में रहे। आप यदि ऐसा कोई फ़ेसबुक लाइव या इस टाइप का कोई लाइव प्रोग्राम यदि आप रखते हो, जी, जिसमें पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ वन टू वन डायरेक्ट बातचीत हो और उनकी समस्याओं को समझने में सहायता मिले, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास हो सकता है। मैं स्वागत करूँगा आपकी इस पहल का। जी। और इलेक्शन वाला दौर निकला और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कहीं न कहीं अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि सबका जो भाग्य है वो मतपेटियों में बंद होकर सील हो गया है। लेकिन चौकस नज़र जो है, आपके कैमरे भी देख रहे हैं, आपकी भी ड्यूटी रहती है क्योंकि आप जाते हैं, और साथ में जो आपके एसडीएम हैं, बाकी के अधिकारी भी। अभी कितना टेंशन है? और टेंशन तो मुझे कभी नहीं रहा। जी, मैं ईमानदारी की बात करूँ, मुझे कभी टेंशन नहीं रहता। मैं हमेशा इस बात को, जब भी काम आता है, जी। टेंशन वाला काम आता है, तो हमेशा मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ एक अवसर ईश्वर मुझे दे रहा है, हुँ, जिसमें मैं अपनी एक अच्छी इमेज बना सकता हूँ, कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ, जिसका डिलीवरी जो है मुझे संतोष देगी। तो वैसा टेंशन मुझे कभी नहीं रहता। चुनाव के दौरान भी नहीं रहता, अभी चुनाव के बाद भी नहीं रहेगा और इतने सालों से नौकरी करते आना कभी नहीं रहा। बहुत सारी जगह पे आप कलेक्टर रहे, बहुत सारे पद पर रहे। कई बार जब हम डिसीज़न देते हैं, तो कुछ एक ऐसे मामले आते हैं जो रिमेम्बरिंग हो जाते हैं, जो दिल को बड़ा छूते हैं। ऐसा कोई मामला आपकी लाइफ़ में आया? ऐसे कई सारे आए, देखिए मेरा भी बहुत लंबी नौकरी हो गई, जी। तो ऐसे कई सारे अवसर आए जब हुँ, अपने को लगा कि यार ये निर्णय जो है अपन ने एक अच्छा किया है और उससे जनता को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हुँ, भोपाल में जब मैं था, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ में काफ़ी काम हुआ, बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स दिलाए, बहुत हुँ, सारे लोगों को उनके पैसे जो फँसे हुए थे
वो दिलाए। अभी जबलपुर में आते साथ ही एक सीलिंग का जो एक मैटर था जिसमें काफ़ी सारे लोग परेशान थे, मतलब मोटे तौर पे आप देख लें 25 से 30 हज़ार फैमिलीज़ परेशान थी। उसमें मैंने एक आदेश किया, काफ़ी रिस्क लेके किया, पर मुझे संतोष हुआ कि उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। जी। मेरे साथियों की राय ये थी कि साहब ये बड़ा बर्र का छत्ता है, आप छेड़ दोगे तो दिक्कत हो सकती है। पर मैंने देखा कि नहीं, इसमें गलती हम लोगों ने की थी और मुझे हमेशा इस बात को रहता है, गलती यदि की तो सुधार दो उसको और साहस के साथ सुधार दो। जनता भी, कानून भी, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात को समझते हैं कि आपने किस इंटेंशन के साथ वो काम किया है। यदि आपका इंटेंशन सही है, जनता के हित में है, तो यदि छोटी-मोटी गलती भी होती है, तो वो गलती मुझे लगता है दब जाती है। बेहतर ये है कि जनहित में आपने कैसा काम किया है। तो ऐसे कई सारे काम हुए। मैं नरसिंहपुर में था, वहाँ गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्याएँ थीं और शुगर मिल का जो प्रबंधन है, जैसे अपना स्कूल वाला चल रहा है, ऐसे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी लोगों को, वो वहाँ पे हुआ। कोविड में नरसिंहपुर में हमने जनता के साथ मिलके बहुत अच्छा काम किया। जी। और लास्ट तक जब तक मैं रहा वहाँ हमने कोविड को घुसने नहीं दिया। वो एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि जबलपुर के साथ लगा होने की वजह से नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के साथ था, नागपुर के साथ कनेक्टेड था। तो नरसिंहपुर की हालत वैसी हो सकती थी जैसे कि देवास या उज्जैन की हुई थी। पर जब तक हम रहे जनता ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लॉकडाउन को बहुत अच्छे से हमने झेला। तो वो ऐसे काम है जो कि संतोष देते हैं आपको। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो शायद आपको पता होगा, यहाँ कोरोना के टाइम पे एक अग्निकांड हुआ था। हॉस्पिटल में अभी भी उसकी जाँच जारी है। तो जितने हॉस्पिटल हमारे जबलपुर शहर में हैं, कुछ ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें अग्नि का जो प्रोटेक्शन का था, उस पर अभी कितना काम हुआ है और आपके द्वारा अभी क्या प्रोसेस चल रही है? क्योंकि देखिए, अभी जो आप कह रही हैं, मैंने आज सुबह ही उसको रिव्यू किया है। जी। तो जो हॉस्पिटल्स में जो फायर ऑडिट है, हुँ। इवन दैट मैंने स्कूलों को भी उसके साथ जोड़ा है क्योंकि दोनों ही जगह ऐसी है कि जहाँ पर यदि किसी तरह कोई समस्या होती है, तो फिर बहुत बड़ा, यदि एक भी कैजुअल्टी होती है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने अभी सभी अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि एजेंसियों को हम चूज़ करें, एजेंसियों को चूज़ करने के बाद हम नहीं है, उनका हम पहले से निदान करके रख लें। अग्निकांड एक ऐसा है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यदि सावधान रहें। और मुझे लगता है प्रशासन तो है ही सतर्क, हम जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उसको भी सतर्क करेंगे और सतर्क केवल उनको कहने से नहीं करेंगे। उन पे विश्वास भी करेंगे और उनको वेरीफ़ाई भी करेंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में हम ये फायर ऑडिट वाला काम जो है, इसको हाथ में लेके कंप्लीट कर लेंगे। और हम तो चाहेंगे कि हम ऐसे हॉस्पिटल्स की स्टोरी आप तक लाएँ। कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि जो हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस है, दूसरा एंट्रेंस ही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि भई उनके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था वो नहीं है। अभी हम स्कूल पर कार्यवाही कर रहे हैं, उसके बाद हमने हॉस्पिटल लिया। कोचिंग यहाँ पर मक्खियों सरीखे फैले हुए हैं और अक्सर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं पार्किंग की व्यवस्था तो है ही नहीं। और कोचिंग सेंटर में भी फायर के प्रोटेक्शन की एक जो कहते हैं नियमावली होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोचिंग सेंटर में भी जो क्लासेस लग रही हैं, एंट्री और एग्ज़िट के 2 अलग डोर होने चाहिए। इन केस अगर वहाँ कभी आग लग जाती है, इतने बच्चे पढ़ने आते हैं, कौन ज़िम्मेदार? आपने देखिए इश्यू तो आपने बिल्कुल सही पकड़े। 2 एक ऐसे इश्यू हैं जो शिक्षा का और स्वास्थ्य का। जी। हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कोचिंग क्लासेस हैं। ये हो गया कि स्कूलों में हर स्कूल के बच्चे को कोचिंग क्लास में पढ़ना भी ज़रूरी हो गया। मतलब जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये दुर्भाग्य आप मानेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको फिर कोचिंग भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। फ़ीस देने वहाँ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने वहाँ जाते हैं। इसीलिए कोचिंग क्लासेस में बहुत भीड़ भी बढ़ रही है। कोचिंग क्लासेस सामान्य तौर पर जो डेंसिटी वाले एरिया हैं, उन एरियाज़ में है। मैं विजयनगर से अक्सर निकलती हूँ, वहाँ 2-3 कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन जब मैं अपने ऑफ़िस से निकलती हूँ कभी, तो मैं देखती हूँ रास्ते पूरे पैक हैं, क्योंकि पार्किंग की वही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस जारी किया जाए। मैं एक बात आपको कहता हूँ, नोटिस से जारी करने से कुछ नहीं होगा। जी। बेसिकली समस्या का समाधान होना चाहिए। हुँ। समस्या का समाधान कौन कर सकता है? बच्चे कर सकते हैं, कोचिंग कॉलेजेस के जो संचालक हैं वो कर सकते हैं, कुछ पुलिस का मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ नगर निगम का मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ प्रशासन का हस्तक्षेप हो सकता है। आपने एक अच्छा मुद्दा जो है मेरे संज्ञान में लाया है। मैं अभी इसको स्टडी करूँगा, लोगों के साथ बात करूँगा, किस तरीके से उसको सुधार, देखो डंडा चलाना उसका हल नहीं है, कि मैं आज जाऊँ, वो बंद कर दूँ, 144 लगा दूँ, ये बस कर दूँ। मीटिंग लग पहले लेनी पड़ेगी। हाँ, वो मुझे पहले समझना पड़ेगा कि क्या इश्यू है जी। और उसका हल बेहतर तरीके से कैसे निकल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जबलपुर शहर में डॉक्टर सुधीर मिश्रा रहे हैं, जो डीआरडीओ के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं।
तो उनका ये कहना था कि अधिकतर जो कोचिंग संस्थान चलते हैं, जिस प्रकार से एडवर्टाइज़मेंट देते हैं बच्चों को लोक लुभावने टाइप के कि इतने हमारे सेलेक्ट हो गए, रियलिटी अगर आप चेक करने जाएँ तो वैसा होता नहीं है। और उसमें पिसता कौन है? एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार का बच्चा जो लाखों की फ़ीस देता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो पूरा मतलब केवल जबलपुर की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बात चल रही है। सपने बेचे जा रहे हैं, जी, है ना? खरीदने वालों की तादाद लगी हुई है। हर व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य के प्रति आशान्वित होना चाहता है। उसको लगता है यदि कोचिंग में जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेगा, 2 घंटे स्कूल में पढ़ लेगा तो शायद अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, आईआईटीएंस हो जाएगा। तो ये जो दुकानें खुल गई हैं और जो सपने बेच रही हैं, इन पे अंकुश तो लगना चाहिए, पर ये अंकुश लगाने का काम केवल अकेले कलेक्टर का नहीं है। ये बहुत कुछ सामाजिक चेतना से हो सकता है और बहुत कुछ सरकार की गाइडलाइन से भी हो सकता है। मुझे लगता है दोनों स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। मेरी जितनी सीमाएँ हैं एज़ ए कलेक्टर, मैं ज़रूर इस बात को देखूँगा कि कहाँ मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ, किस हद तक कर सकता हूँ और किस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाना चाहता कि कल से पेरेंट्स कहने लगे कि हमारा बच्चा तो अच्छा पढ़ रहा था, टीचर पढ़ा रहे थे, ये कलेक्टर साहब ने आके कोचिंग क्लासेस बंद कर दी और कुछ नहीं कर पाए। जी। तो इन सभी चीज़ों में सामंजस्य बिठाते हुए कितना बेहतर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ अगर मैं कहूँ कि क्योंकि मैं स्वास्थ्य की भी बात कर रही हूँ, शिक्षा विभाग जो है, उसको भी गाइडलाइन एक लगानी चाहिए, उसमें आपको सहूलियत हो जाती है। मामले में भी आप देख लें तो वहाँ सबसे पहले पॉलिटिकल विल ही आई थी। हुँ, राज्य शासन स्तर से निर्देश जारी हुए थे। एग्जीक्यूशन का हर कलेक्टर का अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है, हर ज़िले की अलग-अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं। उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप काम तय करते हो कि आपको कैसे करना है। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है, राज्य सरकार से निर्देश आना ज़रूरी है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। यदि कोचिंग क्लासेस के बारे में, हालाँकि मैं जानता हूँ कोचिंग क्लासेस के बारे में पहले भी निर्देश आए हैं और ये समस्या स्कूलों की है, कोचिंग क्लासेस की है, नर्सिंग होम्स की है, हॉस्पिटल की है। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार इसको लेके चिंतित है। अलग-अलग मीटिंग्स में, अलग-अलग फोरम पे इसके बारे में चर्चाएँ होती रहती हैं। कई बार ये भी होता है कि जब हम ज़िले में जो कार्रवाई करते हैं फील्ड लेवल पे, उस कार्रवाई को करने से ऊपर स्तर पे भी एक सहूलियत मिलती है कि भाई फील्ड पे ये समस्या है, तो इसका हल ऐसे निकलना चाहिए। तो कई बार दोनों तरफ से समाधान का हल ढूँढा जाता है। मुझे लगता है कि हम कोचिंग में भी कुछ कार्रवाई करेंगे, जैसे स्कूलों के मामले में बताऊँ, जो पुस्तक मेला का हमने आयोजन किया, इसको राज्य शासन स्तर पे बड़ा एप्रिशिएट किया गया। आपका देखा-देखी कटनी कलेक्टर ने भी पुस्तक मेला लगाया, हाँ, तो हमने कहा वेरी गुड। वो क्या है कि एक अच्छी चीज़ जो है बहुत जल्दी भी फैलती है, जी, कि जब लोगों को लगने लग जाता है कि अरे एक रास्ता ये निकल गया है हुँ, और इस रास्ते से लोगों को सुविधा हो सकती है, तो धीरे-धीरे करके बढ़ता भी जाता है वो। देखिए, अब काम करेंगे यदि नर्सिंग होम के मामले में और कोचिंग क्लासेस के मामले में यदि कोई हल निकलेगा, मैं हमेशा इस बात को कोशिश करता हूँ कि हल ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, जनता उसको स्वीकार कर सके, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उसको स्वीकार कर सकें। मैं कुछ भी डंडा चला दूँ, कुछ भी निर्देश कर दूँ, यदि जनता के वो स्वीकार्य नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो वही निर्णय अच्छा होता है जिसमें कि सब लोगों की भागीदारी हो। और एक डिसीज़न आज आपका बहुत अच्छा लगा, जो कलेक्टर पेज का एक व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से संदेश प्रसारित होता था, उसमें अमूमन ये देखा जाता था कि कुछ एक पत्रकारों की न्यूज़ों को डाला जाता था, बाकियों को नहीं। एडमिन भी जो आपके यहाँ उमाशंकर अवस्थी चलाते थे, कुछ लोगों को बनाया गया था। तो अक्सर ग्रुप में चर्चा होती थी। एक बार हम लोगों ने भरत यादव सर से इसकी कंप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई देख के करो, क्योंकि क्या है कलेक्टर का पेज है वो, एक तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप है। तो या तो एडमिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी रहे, कोई पत्रकार नहीं रहे, और अगर आपने पत्रकारों को इन्वॉल्व किया है तो सभी एडमिन रहें, क्योंकि फिर सबको लगता है इनकी न्यूज़ तो डाल दी, हमारी नहीं डाली, इनकी जानकारी तो कलेक्टर पेज पे पहुँच गई, हमारी नहीं गई। तो वो एक कहीं न कहीं आपको लगता है ना असंगति हो जाती है और फिर ये लगता है कि उनको ज़्यादा विशेष प्रभाव मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली पर्दे के पीछे जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, वो सबसे अहम रहता है और इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली थी। कहते हैं ईश्वर जब आप कहते हैं कि कुछ सोचते हैं, तो पहले वो कर देता है और आज जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए, चाहे मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, जी, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जो कलेक्टेड कंट्रोल रूम नाम का जो ग्रुप है, जिस समय मेरा पोस्टिंग ऑर्डर निकला था, उसके आधा घंटे के अंदर मुझे इसमें मेंबर बना लिया गया था। हुँ, सामान्य तौर पे मेरी समझ ये थी कि किसी पत्रकार ने बनाया है, किसी मीडिया ग्रुप ने मुझे इसमें डाला है और कल तक मैं यही समझ रहा था कि मीडिया का ही ग्रुप है। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि सारा मेरा ही किया धरा है, तो मेरे को 1 घंटा भी नहीं लगा उसको ख़त्म करने में, क्योंकि मैं समझ गया कि वो औचित्यहीन है। हुँ, मेरे यहाँ पूरा पब्लिक रिलेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत योग्य अधिकारी नियुक्त हैं
और उनका काम ये है कि पत्रकारों के साथ सामंजस्य बनाए, मीडिया के साथ सामंजस्य बनाए, जनता के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। ये वाला जो ग्रुप बना था, ये कोविड की स्थिति को देखते हुए बना था। ये आज की तारीख में औचित्यहीन था। 3-4 महीने भी इसलिए चला क्योंकि मेरी अज्ञानतावश चला। मुझे आइडिया नहीं था कि ये हमारे एक्चुअली सरकारी भरत कर्मचारियों यादव का सर है। के टाइम पे थोड़ा-सा स्टॉप हो गया था, लेकिन करमवीर शर्मा के टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद इलैयाराजा सर ने भी लगभग उस ग्रुप को बहुत नेग्लेक्ट रखा था। लेकिन वो क्या है कि ग्रुप चलाने वाले ने आपको जानकारी नहीं दी, कहीं न कहीं वो भी देखिए, अब मेरे को ये जो कम्युनिकेशन गैप। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को कि आप जो भी खबरें मिलेंगी, आपने देखा होगा, मैं खुद कलेक्टर पेज पे वैसे ही है। मैं खुद ब्रॉडकास्ट करता हूँ, बिल्कुल। आपको सभी लोगों को एक साथ करता हूँ और पीआरओ के माध्यम से करता हूँ। ये 2 ही चैनल रहेंगे जी। मीडिया के साथ बात करने के। इसके अलावा और चैनल हैं, वो ये है कि मेरे जितने साथी अधिकारी हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मैंने सभी अधिकारियों को कह रखा है कि जो जनता के हित की बात है, जो सही बात है, जो आपके का क्षेत्राधिकार से संबंधित बात है, यदि कोई मीडिया का व्यक्ति आपसे बात करता है, आप बिल्कुल उसको बाइट दीजिए, जी। बिल्कुल उससे बात करिए, कोई रोक नहीं है किसी पे। एक मुद्दा है पर्यटन का। पर्यटन की दृष्टि से अगर जबलपुर को देखा जाए तो वो स्थान नहीं मिल रहा है, उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। और जो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है आपका JCTSL का, जिसमें वो बैठते हैं, पिछले अगर आप देखें खूब सारे पन्ने पलटिए, गुलशन बामरा के टाइम से वो इस सीट पर बैठे हुए हैं। तो कितनी प्रोग्रेस की, कितना आपको इनकम हुआ, इसके बारे में भी आप एक बार विचार मैं कीजिए। देखिए इसको ये जो जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ये भी है जी। ना, ये भी जब मैं ज्वाइन किया था, सबसे पहले मेरे दिमाग में खटका था कि ये है क्या चीज़ ये। तो वो देखिए फिर क्या होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ अलग-अलग जी। रहती है। उस समय मेरी प्रायोरिटीज़ ये नहीं थी। आप जानते हो धान का था, बिल्कुल। फिर कुछ और इश्यू आ गया, फिर कुछ और इश्यू आ गया। मैं एक बात को समझता हूँ कि जबलपुर को ईस्टर्न साइड में वो स्थान मिलना चाहिए जो कि वेस्टर्न साइड में इंदौर को मिला है। बिल्कुल। और उस स्थान को दिलाने में टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। ये मेरी प्रायोरिटी में है। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक छोटी-मोटी काउंसिल में एक छोटा-मोटा अधिकारी यदि के भरोसे यदि हमें सोचें कि जबलपुर को हम टूरिस्ट हब बना देंगे, बहुत बड़ा ग्लोबली कुछ कर देंगे, वो पॉसिबल। संभव नहीं है। वो एक बहुत छोटी-सी धुरी है वो। उन्होंने अपने हिसाब से जितना समझा होगा, जितना उनके दायित्व सौंपा गया होगा, उसके हिसाब से काम किया होगा। मैं उनकी सीमाएँ जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि यदि हमको टूरिज़्म का हब बनाना है जबलपुर को, तो न केवल सरकारी अधिकारियों को, यहाँ के सारे नागरिकों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे भेड़ा घाट है, आज मार्बल सिटी सब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे वो जो मार्बल की बनी हुई चीज़ें हैं, उसका प्रमोशन हो, जो भी गेस्ट आए हम उसको उस चीज़ की बनी हुई चीज़ें प्रदान करें। सिर्फ सीनरी ही नहीं, छोटे-छोटे ईयररिंग्स भी आते हैं, उसका भी हम प्रमोशन करें, लेकिन कहाँ करें? टूरिज़्म के होटल्स में करें, कितनी पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। एक छोटा-सा एग्ज़िबिशन, चाहे वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में हो या कोई भी होटल में हो या बरगी के मैकल रिसॉर्ट में हो, और साथ में छोटी-छोटी जो शॉर्ट फ़िल्म्स होती हैं, उसको हम सोशल मीडिया के द्वारा बताएँ तो कि हमारा जबलपुर क्या है। मुझे लगता है इस दिशा में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को टूरिज़्म इंडस्ट्री से फ़ायदा होना है, जी। होटल वालों को, नीचे अपने जो काम करने वाले लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, उनके साथ बात करके, और मुझे लगता है कुछ सभी तरह के एफ़र्ट्स करके कुछ पॉलिसी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा और छोटे-छोटे लक्ष्य रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिशा में काम करेंगे। मुझे ये लगता है कि यदि जबलपुर को आगे बढ़ाना है, तो यही एक तरीका है जिससे में कि असीम रोज़गार की संभावना है और इस दिशा में निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। ख़ासतौर से बात इसमें अच्छी ये की है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोगों का इस बात को लेके ज़ोर है कि जबलपुर आगे बढ़ना चाहिए और जबलपुर को आगे बढ़ने में जो है ईस्टर्न साइड में पर्यटन एक बहुत अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। जी। तो इस दिशा में काम होगा, जब काम चालू करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। क्योंकि टूरिज़्म ऐसा, क्योंकि आप देखिए कि फ़ॉरेनर्स आते हैं, वो कान्हा तक जाते हैं, तो एक दिन क्यों ना वो जबलपुर में भी गुज़ारें और ऐसा रूट उनका तय किया जाए कि भई वो जब वहाँ से निकले, दिल्ली से निकले या पूना से निकले, कहीं से भी निकले, जबलपुर से होते हुए वो कान्हा जाएँ। आप सही कह रहे हो। अभी तो क्या वो जैसे-तैसे फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, खट से भागते हैं। जी। मिशन के ऑब्जर्वर साहब लोग आए थे, वो भी कान्हा वाला सब जगह घूम चुके, पर जबलपुर में रुके ही नहीं। तो अब जब यहाँ उनको रुकने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे कहा, बोला हमको आइडिया नहीं था कि जबलपुर इतना रिच है। बोले यदि आइडिया होता तो हम 1 या 2 दिन यहाँ भी रुकते हो, यहाँ भी देखते, भेड़ाघाट इतनी अच्छी जगह है, तो वो सब जगह यहाँ देखे। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे वास्तव में थोड़ा जो है प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, तो उनका अट्रैक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई परेशानी है जिसमें आपको लगता है कि कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिससे उस समस्या में निजात मिल सकती है, आप निसंकोच हमको जो है हम आपकी सेवा करेंगे।
आप 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जब चाहें जिस किसी तरीके से चाहें हमको बता सकते हैं और हमसे अपेक्षा रख सकते हैं, हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। मैं कोशिश करूँगा कि जबलपुर के नागरिकों की जो भी समस्या है, जो भी शिकायत है, सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ के तहत जिन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, उनको हम पहुँचा सकें। और हमारा फोरम जो है आपसे बातचीत करने का हमेशा खुला रहेगा, न केवल मेरा बल्कि मेरे साथी अधिकारी, सारे साथी अधिकारियों का। आप कोई भी समस्या हमको बताइए, कोई भी अपेक्षा बताइए, हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करें और वो परिणाम दे सकें जो आप चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात कलेक्टर साहब ने कही। एक चीज़ सबसे पहली बात कि 24 आवर्स वो आपके लिए तैयार हैं, और दूसरी बात ये कि सर कॉल जो है भले ही अटेंड ना करें, क्योंकि व्यस्तताएं रहती हैं एज अ कलेक्टर, एज अ आईएएस ऑफिसर, कई बार मीटिंग्स होती हैं, कई बार बीसी होती है, तो आप अपना संदेश दे सकते हैं और उस संदेश पर भी अमल वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहां हम ये शिकायत अक्सर सुनते थे कि भैया आईएएस ऑफिसर हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, मैसेज का जवाब देते ही नहीं हैं, तो इन सारी शंकाओं पर जो है कलेक्टर साहब ने विराम लगा दिया। कब लगाया? जब लगाया जब उन्होंने स्कूल के लिए अभिभावकों ने शिकायतें देना शुरू किया, तो 1-2 नहीं बल्कि 300 शिकायतें आई। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और दूसरी बात यह है कि सर ने हर एक बिंदु की बात की, चाहे मैं बात कर लूँ शिक्षा की, चाहे मैं बात कर लूँ स्वास्थ्य की, चाहे मैं बात कर लूँ पर्यटन की, तो हर एक फील्ड में उनकी निगाह है। और जो चौकसी निगाह होती है, फिर परत दर परत जो है वो चीज़ें होती जाती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी आईएएस अधिकारी बनता है, वो जनता की सेवा करने के लिए आता है, और जिसके जहन में अगर ये बात रहती है तो वो जनता के साथ बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। और एक बार भरत सर ने कहा था कि एक आईएएस ऑफिसर बनना अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान बनना जो है उससे अच्छी बात है। और भरत यादव सर को जब मैंने कहा था कि आप में दोनों कैपेबिलिटी है, ठीक वैसा ही मैंने दीपक सर के साथ भी देखा। और माता पिता ने जो दीपक नाम उनका रखा है, वो वाकई में जबलपुर शहर संस्कारधानी को अपनी सेवाओं से प्रकाशमान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी से बातचीत करने के लिए और इतना सारा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए।